नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी। आज हम सभी बात करने वाले हैं इतिहास के एक ऐसे महानतम शासक की जिसने शकों का समूल विनाश कर दिया, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की तथा जिसका उल्लेख मेहरौली के लौह स्तंभ में मिलता है। इस महान शासक की हम बात करने वाले हैं जिसने अपने भाई की हत्या करके गद्दी पर बैठा था, परंतु गुप्त वंश की सीमाओं का खूब ज्यादा विस्तार किया। उस महान शासक का नाम होने वाला है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। उसके पहले हम सभी रामगुप्त के बारे में भी बेहतर तरीके से जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस एक बेहतरीन क्लास की, और उम्मीद है आप सभी साथी साथ में जुड़े रहेंगे और इस क्लास को पूरा देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज की टॉपिक जो है वो होने वाला है रामगुप्त तथा चंद्रगुप्त द्वितीय। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी गुप्त साम्राज्य को पढ़ रहे थे, उसी को बेहतर तरीके से समझते हुए समुद्रगुप्त के बाद जो उनके दो पुत्र शासक बने उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। थोड़ा आपको मेरी आवाज में परिवर्तन नजर आ रहा होगा तो उसके लिए माफी चाहूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले हम पढ़ने वाले हैं रामगुप्त के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में। रामगुप्त बहुत ज्यादा विशेष नहीं है, लेकिन समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त शासक बने थे, फिर उसके पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बने। तो हम बेहतर तरीके से समझेंगे, उसके पहले हमें जान लेना है रामगुप्त के बारे में भी कुछ चीजें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पिछले वाली क्लास में हमने समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा था। आप सभी कहेंगे जी हाँ दोस्त, हम सभी ने समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा था, जिसे हम भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। इतिहासकार बीए स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा। अगर मैं कहूँ, एक प्रश्न आपसे पूछ लेता हूँ, तब इस टॉपिक की शुरुआत करता हूँ। आपको बताना है कि गुप्त वंश के संस्थापक का क्या नाम था। जो गुप्त वंश है, ये गुप्त वंश के संस्थापक का क्या नाम था, आपको कमेंट में बताना है। गुप्त वंश के संस्थापक का नाम आप बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर सही आंसर हुआ तो मैं आपका नाम अगली वीडियो में जरूर लूंगा, तो इसलिए आप इसका आंसर देंगे कि गुप्त वंश के संस्थापक का क्या नाम था। अगर मैं बात करूं समुद्रगुप्त के दो पुत्र हुए, दो पुत्र थे। अगर मैं बात करूं इन्हीं दो पुत्रों की, तो एक तो पुत्र इनका हुआ जिनका नाम था रामगुप्त, और दूसरे पुत्र हुए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिन्होंने बाद में उपाधि विक्रमादित्य की धारण की। तो हम बात करने वाले हैं समुद्रगुप्त के दो पुत्रों की। पहले पुत्र का नाम रामगुप्त, दूसरे पुत्र का नाम क्या था, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। अच्छा, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इसी वंश में चंद्रगुप्त प्रथम नाम का भी शासक हुआ है, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। अगर गुप्त वंश की बात करी जाएगी तो जब चंद्रगुप्त प्रथम लिखा जाएगा तो समझ लीजिए इसका पहला महान शासक था। अगर चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो ये भैया समुद्रगुप्त के बाद आया था। ये बात आप ध्यान रखिएगा, अभी मैं और क्लियर कर दूंगा, लेकिन उसके पहले हमें जानना होगा रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। तो अगर मैं बात करूं समुद्रगुप्त के बाद कौन शासक बना भैया, तो समुद्रगुप्त के बाद शासक बना रामगुप्त। ये बात ध्यान रखिएगा कि समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त शासक बने थे, लेकिन क्या हुआ, रामगुप्त एक अयोग्य शासक थे। ये योग्य शासक नहीं थे, अयोग्य शासक थे। बहुत ज़्यादा इनका प्रभाव नहीं था अपने शासन में, इसलिए इन्हें अयोग्य शासक कहा गया। बहुत ज़्यादा आराम पसंदीदा वाले शासक थे, कार्य वार्य नहीं करते थे। बहुत कम समय तक इन्होंने शासन किया। इनका शासन क्या रहा, कम समय तक रहा। कम समय तक रहा, क्यों कम समय तक रहा, तो उसकी बात मैं कर देता हूँ कि समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त शासक बने, लेकिन इनके शासन में क्या हुआ कि इनकी लड़ाई हुई शक शासकों से। इनका युद्ध हुआ शक वंश के शासक रुद्र सिंह तृतीय से। किससे हुआ था भैया, तो इनका युद्ध हुआ था रुद्र सिंह तृतीय से। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि इनका युद्ध हुआ था। रामगुप्त जब शासक थे तो इनका युद्ध किसके साथ हुआ भैया, तो इनका युद्ध हुआ, इनका युद्ध शक वंशीय शासक, शक वंशीय शासक, वंशीय शासक रुद्रसेन तृतीय से इनका युद्ध हुआ। रुद्रसेन तृतीय से इनका युद्ध हुआ। से क्या हुआ भैया, तो रुद्रसिंह तृतीय से इनका क्या हुआ, युद्ध हुआ।
जब इनका युद्ध रुद्रसेन तृतीय से हुआ तो एक तरफ कौन था भैया, तो एक तरफ था रामगुप्त, एक तरफ रामगुप्त थे, दूसरी तरफ कौन थे, तो दूसरी तरफ थे रुद्रसिंह तृतीय, रुद्रसिंह तृतीय। जब इन दोनों का युद्ध हुआ तो इस युद्ध में रुद्रसिंह तृतीय विजयी हो जाते हैं और रामगुप्त पराजित हो जाते हैं। टिक का निशान आपको ये बताएगा कि ये शासक विजयी हुआ है। तो अगर मैं बात करूं कि समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त शासक बने, ये एक अयोग्य शासक थे, कम समय तक इन्होंने शासन किया। इसका कारण क्या था कि इनके समय में शकों का आक्रमण हुआ। शक जो थे, मैंने आपको बताया था शक वंश के बारे में, तो शक वंशीय शासक रुद्रसेन तृतीय ने क्या किया था, आक्रमण किया था रामगुप्त के शासनकाल में। जब यहाँ पर भैया आक्रमण हुआ तो रुद्रसिंह तृतीय यहाँ पर विजयी हो गए, और जब रुद्रसिंह तृतीय विजयी हुए तो इन्होंने रामगुप्त के साथ एक संधि कर दी, और रामगुप्त ने इस युद्ध में अपमान जनित संधि की। क्या की भैया, तो अपमान जनित संधि की, अपमान जनित संधि की। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जब रुद्रसिंह तृतीय से रामगुप्त पराजित हो गए तो रुद्रसिंह ने इन्हें बहुत ज़्यादा लज्जित किया, बहुत ज़्यादा बेइज्जती की, और इनके साथ भैया अपमानजनक संधि भी की। अपमानजनक संधि कह सकते हैं या अपमानजनित संधि भी की। अगर मैं बात करूं क्यों ये अपमानजनक संधि की, तो आप देखेंगे कि जब रामगुप्त इस युद्ध में पराजित हो जाते हैं तो रुद्रसेन तृतीय कहता है कि तुम अपनी पत्नी को क्या कर दो, मुझे दे दो। रामगुप्त क्या करते हैं कि रामगुप्त को रुद्रसिंह तृतीय कहता है कि आप अपनी पत्नी को मुझे दे दो। तो रामगुप्त अपनी पत्नी को रुद्रसिंह तृतीय को दे देता है। इनकी पत्नी का नाम होता है क्या भैया, तो इनकी पत्नी का नाम होता है ध्रुव देवी। रामगुप्त जो थे, इनकी पत्नी का नाम ध्रुव देवी था, और इन्होंने अपनी पत्नी को किसे दे दिया, तो भैया पत्नी को सौंप दिया किसे, तो पत्नी को सौंप दिया रुद्रसिंह तृतीय को, रुद्रसिंह तृतीय को। अब जब भैया रुद्रसिंह तृतीय को क्या किया कि अपनी पत्नी को ही सौंप दिया, तो इस बात से चंद्रगुप्त द्वितीय, जो इनका छोटा भाई था चंद्रगुप्त द्वितीय, क्योंकि रामगुप्त बड़े थे तो वो शासक बने थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए। क्योंकि आप जानते हैं कि भारतीय परिवार में महिलाएं क्या होती हैं, परिवार का एकदम सर होती हैं ना, तो उसी तरीके से जो गुप्त वंश की मर्यादा थी उसको रामगुप्त ने दूसरों के हाथों में सौंप दिया था, और इस बात से चंद्रगुप्त द्वितीय बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए। उन्होंने कहा कि तुम एकदम बर्बाद हो, राजा के नाम पर कलंक हो कि तुमने हमारे वंश की मर्यादा को दूसरे के हाथों में दे दिया। और इसी बात से चंद्रगुप्त द्वितीय नाराज हुए और उन्होंने तुरंत अपने भाई की क्या कर दी, हत्या कर दी। कह दिया कि हमारा वंश वीरों का वंश है और इस वंश में तुम जैसे कायर पुरुष का रहना उचित नहीं है, इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने तुरंत रामगुप्त की हत्या कर दी। इसी बात से, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी को रुद्रसिंह तृतीय को शत्रु के हाथों में सौंप दिया था। तो इस बात को आप देखेंगे भैया कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसी बात से नाराज होकर, इसी बात से क्रोधित होकर चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर दी, रामगुप्त की हत्या कर दी। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि इसी बात से क्या हुआ कि चंद्रगुप्त द्वितीय बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए और उन्होंने रामगुप्त की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद खुद शासक बन गए। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय 380 ईस्वी में शासक बन गए। 380 ईस्वी में शासक बन गए। जब भैया 380 ईस्वी में चंद्रगुप्त
द्वितीय शासक बने तो उन्होंने तुरंत, यानी कि जैसे अपने भाई की हत्या की और उसके पश्चात खुद शासक बने, सत्ता को अपने हाथों में संभाला और तुरंत शक शासकों पर आक्रमण कर दिया। तो आप देखेंगे मैं इसे रेज करता हूं और आगे की घटना का वर्णन करता हूं। तो मैंने क्या बताया कि समुद्रगुप्त के 2 पुत्र हुआ करते थे। बड़े पुत्र का नाम रामगुप्त, छोटे पुत्र का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय था। इतिहास हमेशा महान लोगों को याद करता है। तो आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त जो रामगुप्त था वो एक कायर पुरुष था। उसने अपनी पत्नी को ही शत्रु के हाथों में सौंप दिया था। इसी बात से क्रोधित होकर उसके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर दी तथा सत्ता को अपने हाथों में लिया और तुरंत शकों पर आक्रमण किया। आप देखेंगे कि सत्ता संभालते ही चंद्रगुप्त द्वितीय शकों पर आक्रमण करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे इन्होंने सत्ता अपनाई या सत्ता को धारण किया, शासक बने, उसके बाद इनका पहला कदम क्या था कि अपने घर की मर्यादा को वापस लाना राजमहल में। इसलिए इन्होंने तुरंत क्या किया कि आक्रमण कर दिया। किस पर? तो शक शासकों पर आक्रमण किया। और भैया शक शासक क्या थे? तो शक शासक थे रुद्र सिंह तृतीय शक शासक थे, मैंने आपको बताया। तो भैया यहाँ पर युद्ध होगा चंद्रगुप्त द्वितीय और किसके मध्य भैया? तो किसके मध्य होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय और रुद्र सिंह तृतीय के मध्य क्या होगा? युद्ध होगा, भीषण युद्ध होगा। और इस युद्ध में भैया चंद्रगुप्त द्वितीय विजयी हो जाएंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय विजयी हुए तथा उन्होंने क्या किया कि रुद्र सिंह की हत्या कर दी। चंद्रगुप्त ने कहा रुद्र सिंह तृतीय से कि तुमने हमारे वंश की मर्यादा को, हमारे खानदान की जो मर्यादा थी, गर्व थी, उसको हाथ लगाया है। इसलिए उन्होंने तुरंत इनकी हत्या कर दी, रुद्र सिंह तृतीय की हत्या कर दी और भैया शक वंश का, शक शासकों का समूल विनाश कर दिया। यानी कि अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि शकों का समूल विनाश करने वाला शासक कौन सा था, तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। और इसी बात से क्रोधित होकर कि इन्होंने घर की मर्यादा को हाथ लगाया था और इसने दिखा दिया कि अगर किसी के घर की मर्यादा को तुम हाथ लगाओगे तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, इसने क्या किया कि इसने शकों का समूल विनाश कर दिया। शकों का समूल विनाश कर दिया, यानी कि पूरे भारत से शकों का समूल विनाश कर दिया। और विनाश करने के बाद, शकों को पराजित करने के बाद इन्होंने एक उपाधि धारण की जिसे हम कहते हैं विक्रमादित्य की उपाधि। यानी कि आप देखेंगे कि शकों को पराजित करने के बाद, आप लिखेंगे शकों को पराजित करने के बाद, शकों को पराजित करने के बाद क्या हुआ कि विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने धारण की। आप लिखेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की भैया? तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि गुप्त वंश के किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्होंने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर मैं बात करूं आगे की चीजों के बारे में, तो जो रामगुप्त की पत्नी थी ध्रुव देवी, जिनका नाम था, आपने देखा कि जब रामगुप्त की चंद्रगुप्त ने हत्या कर दी
तो क्या हुआ उनका, रामगुप्त की पत्नी का क्या हुआ? तो आप देखेंगे अपने बड़े भाई की पत्नी जो रामगुप्त थी, ध्रुव देवी जिनका नाम था, उनके साथ चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही विवाह कर लिया था। तो आप लिखेंगे कि रामगुप्त की पत्नी जो इनकी भाभी लगती थी, रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी के साथ चंद्रगुप्त द्वितीय ने विवाह कर लिया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विवाह कर लिया, तो इतनी बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। इन सभी बातों की चर्चा एक नाटक है जिसका नाम है ध्रुव स्वामिनी, उसी में की गई है। यानी कि आप देखेंगे कि जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है, वो इसी घटना पर आधारित है। तो उसे नोट कर लिख लीजिएगा कि कभी अगर परीक्षा में पूछ ही लिया जाए तो आपको पता हो। आप नोट कर लिखेंगे दोस्त, यहाँ पर नोट बनाकर लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद की कृति, जयशंकर प्रसाद हिंदी में आपने जरूर पढ़ा होगा, एक महान लेखक और कवि थे। तो आप कहेंगे जयशंकर प्रसाद जी का नाटक ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी नाम का एक नाटक है, ध्रुव स्वामिनी नाम का नाटक है, वो क्या है, इसी पर आधारित है। तो जयशंकर प्रसाद जी का नाटक ध्रुव स्वामिनी इसी घटना पर आधारित है, इसी घटना पर आधारित है, घटना पर आधारित है। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि इसी घटना पर आधारित था जयशंकर प्रसाद जी का नाटक ध्रुव स्वामिनी। ये तीन चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी बेहतर तरीके से। मैंने रामगुप्त और चंद्रगुप्त के बारे में बता दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय एक महान शासक थे। कैसे ये शासक बने, तो इस बात की घटना हमने जान ली कि इनके जो भाई थे रामगुप्त बहुत ही अयोग्य थे। जब शकों ने आक्रमण किया तो वो पराजित हो गए और अपनी पत्नी को शकों के हाथों में सौंप दिया था। इस बात से चंद्रगुप्त द्वितीय बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए और उन्होंने शकों का समूल विनाश कर दिया, रामगुप्त की हत्या कर दी। फिर उनकी पत्नी ध्रुव देवी के साथ विवाह भी कर लिया और विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण कर ली शकों को पराजित करने के बाद। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए जो मैंने अभी तक आपको समझाने की कोशिश की है। अगर मैं बात करूं आगे की चीज़ों के बारे में, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि दिल्ली के निकट, यानी कि दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसके निकट एक महरौली का लौह स्तंभ है। आप लिखेंगे कि दिल्ली में, जो हमारे देश की राजधानी है नई दिल्ली, तो दिल्ली में कुतुब मीनार, दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट, दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट स्थित महरौली लौह स्तंभ में जिस चंद्र का नाम अंकित है, जिस चंद्र नामक शासक का नाम अंकित है, चंद्र नामक शासक का नाम अंकित है, यानी कि लिखा हुआ है, अंकित है। वह शासक कौन है भैया? तो वह शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ही है। चंद्रगुप्त द्वितीय ही है, जिनका पूरा नाम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी है। विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो इस बात से क्या पता चलता है कि जो महरौली का लौह स्तंभ है उसमें एक नाम लिखा हुआ है, एक शासक का नाम लिखा हुआ है। जो शासक का नाम लिखा है महरौली के लौह स्तंभ में, वो चंद्र नामक शासक का नाम लिखा है। तो चंद्र जो है वो यही है, चंद्रगुप्त द्वितीय। ये बात आप ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है कि महरौली के लौह स्तंभ में भारत के किस शासक का वर्णन मिलता है, तो आप कहेंगे महरौली के लौह स्तंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय
विक्रमादित्य का वर्णन मिलता है, जो गुप्त वंश के एक महान शासक थे। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। दिल्ली में जो कुतुब मीनार परिसर है उसी में एक महरौली का लौह स्तंभ है। अभी तक मैं तो नहीं गया दिल्ली घूमने, लेकिन अगर कोई भी साथी दिल्ली गया होगा कुतुब मीनार घूमने तो उसी परिसर में, उसी के पास में एक महरौली लौह स्तंभ भी है। इसकी एक क्वालिटी है कि जो लौह स्तंभ है, आपने देखा होगा कि लोहा अगर बरसात पानी में खुले तरीके से रख दिया जाए हवा में तो उसमें जंग लग जाती है, लेकिन जो महरौली का लौह स्तंभ है ये लोहे का बना है, लेकिन ये 2000 सालों से खुले में ऐसे गाड़ा हुआ है, लेकिन इसमें जंग नहीं लगी। तो इससे ये पता चलता है कि गुप्त काल में वैज्ञानिक विकास भी बहुत ज्यादा हो रहे थे, क्योंकि इसी के शासन काल में महरौली का लौह स्तंभ स्थापित हुआ। और क्योंकि गुप्त काल को स्वर्ण काल कहते हैं तो इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, इसके साथ साथ भैया तकनीकी, वैज्ञानिक विकास बहुत ज्यादा हुए। तो इससे ये पता चलता है कि गुप्त काल में के जो लोग थे या गुप्त काल के जो विद्वान थे वो एक ऐसे रसायन का नाम जानते थे जिसे लगाने के बाद लोहा भी हवा पानी में जंग नहीं खाता। तो ठीक उसी तरीके से महरौली का जो लौह स्तंभ है ये खुले में खड़ा हुआ है, 2000 साल से भी ज्यादा हो रहे हैं, आज तक इसमें जंग नहीं लगी। तो इस बात से पता चलता है कि गुप्त काल कितना ज्यादा वैज्ञानिक रूप से भी आगे था। तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर मैं बात करूं इनके उपनाम की, इनके कुछ उपनाम है जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के उपनाम आप लिख लीजिएगा कि इनके उपनाम हैं भैया, इन्हें देवश्री भी कहा जाता है, इन्हें देवश्री भी कहा जाता है, इन्हें देवगुप्त भी कहा जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि इनका उपनाम क्या है, तो इन्हें देवश्री कहा जाता है, देवगुप्त कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, इन्हें देवराज भी कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि इन्हें देवराज भी कहा जाता है। अच्छा भैया, इन्होंने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी, तो आप लिख लेंगे कि इन्होंने कुछ उपाधियां धारण की थी, जैसे इन्होंने विक्रमांक की उपाधि धारण की थी, विक्रमांक की उपाधि धारण की थी। इसके साथ साथ इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी, विक्रमादित्य। ये बात आप ध्यान रखिएगा, इन्होंने विक्रमांक की उपाधि धारण की थी, इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, इन्होंने परम भागवत की भी उपाधि धारण की थी, परम भागवत की भी उपाधि धारण की थी। ये बात आप नोट कर लेंगे। पिछली वाली क्लास में समुद्रगुप्त में परम भागवत लिख गया था, लेकिन मुख्य रूप से इन्होंने धारण की थी परम भागवत की उपाधि। तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य ने विक्रमांक, विक्रमादित्य और परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी, नोट करिए फटाक से, फिर आगे की चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। वीडियो सही से चल रही है, बेहतर तरीके से नोट करिए। चलिए आगे की चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं फटाक से। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, परीक्षा में यहाँ से प्रश्न अधिकतर पूछ लिए जाते हैं, इसलिए थोड़ा बेहतर तरीके से समझिएगा। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर भी कर सकता हूँ, नोट्स आपको दे सकता हूँ। इसके साथ साथ आप कोई भी डाउट हो तो वहाँ पर डिस्कशन ग्रुप भी है, वहाँ से आप पूछ सकते हैं और बेहतर तरीके से अपने सारे प्रश्नों के जवाब भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं, विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा क्या होती है, पूछने की आशा होती है और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होती है। कन्फ्यूजन किस में होती है मैंने एक क्लास में बताया था, लेकिन फिर से बता देता हूँ कि आप इतिहास में देखेंगे तो एक तो भैया चंद्रगुप्त मौर्य मिलेंगे, एक कौन मिलेगा, एक मिलेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, ये बात क्लियर है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये मौर्य वंश के संस्थापक थे, मौर्य वंश के संस्थापक थे। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्य वंश के संस्थापक थे। ये बात क्लियर है। ओके, फिर मैंने आपको बताया कि गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक का नाम भी चंद्रगुप्त था, लेकिन उन्हें चंद्रगुप्त प्रथम कहा जाता है। फिर आप देखेंगे ये तो सबसे प्राचीन वाले हैं, पहले वाले हैं। आप जानेंगे परीक्षा में कभी भी प्रश्न पूछा जाएगा तो पूरा नाम लिखा होगा। क्या लिखा होगा, इन चंद्रगुप्त के साथ मौर्य जरूर लगा होगा। तो मौर्य जब लगा होगा तो आप जान जाएंगे कि ये चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश वाले हैं। समझिए बात को कि यहाँ पर आप देखेंगे चंद्रगुप्त के बारे में, तो अगर आपको ऐसे लिखा मिलेगा चंद्रगुप्त प्रथम, और एक शासक और मिलते हैं जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, उनका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय, और इन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इनका उपाधि जो है क्या है, विक्रमादित्य।
तो देखिए अब इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है, कई सारे दोस्त पूछते हैं, साथी पूछते हैं, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या है भैया कि मुझे कन्फ्यूजन हो जा रही है इन तीनों शासकों में। तो भैया क्या कन्फ्यूजन हो रही है? कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। पहले ये भ्रम पालना बंद कर दीजिए कि कोई कन्फ्यूजन है। क्या कन्फ्यूजन है? कुछ नहीं कन्फ्यूजन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनके नाम में क्या लगा हुआ है? चंद्रगुप्त मौर्य लगा हुआ है। और जब भैया ये पीछे मौर्य लिखा हुआ है तो इस बात से आपको जान जाना चाहिए या पता चल जाना चाहिए कि मौर्य वंश से ये संबंधित है। जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो मौर्य वंश से संबंधित है। परीक्षा में कभी एग्जामिनर ऐसा नहीं देगा कि इन्हें मौर्य को हटा कर दे दे, सिर्फ चंद्रगुप्त पूछ ले। चंद्रगुप्त सिर्फ नहीं लिखा होगा, उसके पीछे चंद्रगुप्त फर्स्ट लिखा होगा, सेकंड लिखा होगा या चंद्रगुप्त मौर्य लिखा होगा। क्योंकि सबकी ये प्रॉब्लम है कि नेम सेम है तो कुछ अलग दिखाना चाहिए, नहीं तो कैसे आंसर देगा स्टूडेंट। तो आपको तनिक भी विचलित होने की जरूरत नहीं है कि इसमें कोई कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन कुछ नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य लगा है तो मौर्य वंश के हैं। अगर प्रथम लगा है तो इसके पहले वाले जो शासक थे चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में हमने जाना था, वो है ये चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इन्हें गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। तो अलग है इनका नाम, आप ये ध्यान रखिए। इन्हें सिर्फ चंद्रगुप्त ना कहिए, इन्हें आप कहेंगे चंद्रगुप्त प्रथम। और जो दूसरे शासक हैं वो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, ना कि चंद्रगुप्त ही आप कहें। ये चंद्रगुप्त द्वितीय हैं और इनके नाम में अक्सर विक्रमादित्य लगा होता है। इससे क्लियर हो जाता है कि ये तीनों शासक अलग अलग हैं। इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मौर्य लगा होगा, मौर्य वंश प्रथम है तो पहले वाले शासक द्वितीय है, तो समुद्रगुप्त के बाद वाले। ओके, तो ये मैं क्लियर करना चाहता था। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे तो मैंने कहा कि इस वाली क्लास में एक बार क्लियर कर देता हूँ। थोड़ा मेरी आवाज़ क्या है, बहुत वो आ रही है, मोटी आज आपको आ रही होगी। थोड़ा गले में प्रॉब्लम है तो उससे आप मैनेज करिएगा। आगे की चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो मैंने बताया, अच्छा मैं बात करूं इनकी चंद्रगुप्त द्वितीय की, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया तथा साम्राज्य की शक्ति को बढ़ाया। चंद्रगुप्त द्वितीय एक महान शासक थे, ये आप लिख लीजिएगा, महान शासक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय एक महान शासक थे। अगर मैं बात करूं तो वैवाहिक संबंधों के माध्यम से, वैवाहिक संबंधों के माध्यम से साम्राज्य की शक्ति को बढ़ाया। साम्राज्य की शक्ति को बढ़ाया। अब कैसे बढ़ाया भैया, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिन्हें हम कहते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ये जो शासक थे ये बहुत ही महान शासक थे। इन्होंने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से, यानी कि विवाह कर अपने पड़ोसी राज्यों से, जो शक्तिशाली राज्य थे उनसे विवाह कर लेते थे और अपने साम्राज्य की शक्ति को बढ़ाते थे। रिश्तेदारी जोड़ लेते थे, नातेदारी जोड़ लेते थे। और आप जानते हैं कि अगर आप किसी के रिश्तेदार बन जाएंगे तो फिर वह शासक आप पर आक्रमण नहीं करेगा, और जब भी साम्राज्य को जरूरत होगी, कभी भी युद्ध में आप कमजोर पड़ रहे हैं तो आपके रिश्तेदार, अब वर्तमान में तो नहीं है कि रिश्तेदार आपकी मदद कर ले, लेकिन प्राचीन काल में क्या होता था कि रिश्तेदार मदद करते थे। अब तो नाम के रिश्तेदार सभी हो गए हैं, लेकिन प्राचीन काल में जो रिश्तेदारी थी वो काम आती थी कि अगर आप किसी विषम स्थिति में फंस रहे हैं तो आपकी मदद कर देंगे आपके रिश्तेदार। अब तो और टांग पकड़कर खींच लेंगे। तो अब की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये प्राचीन काल की बात है कि अगर आप विषम परिस्थिति में फंसे हुए हैं तो आपकी मदद रिश्तेदार कर लेंगे। तो इन्होंने क्या किया था कि नातेदारी जोड़ ली थी अपने पड़ोसी राज्यों से। इससे क्या हुआ कि इनके साम्राज्य की शक्ति बढ़ी और इनकी सीमाएं सुरक्षित हो गई कि कोई इन पर आक्रमण करने वाला नहीं था, क्योंकि चारों तरफ इनके ही रिश्तेदार थे। तो ऐसे आप देखेंगे कि इन्होंने अपना विवाह, एक तो विवाह इन्होंने रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी के साथ किया था, वो तो किया ही था, और भी एक विवाह किया था। अब पहले के राजा महाराजा कई शादियां कर लेते थे, अब एक को ही झेलना बहुत ज़्यादा सरदर्द हो जाता है। लेकिन प्राचीन काल में क्या होता था कि राजा महाराजा महल वहल होते थे तो बहुत सारी शादियां कर लेते थे। तो अगर मैं बात करूं कि चंद्रगुप्त द्वितीय की,
चंद्रगुप्त द्वितीय जो हैं, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, मैं विक्रमादित्य बार बार लगा रहा हूं कि आप कंफ्यूज ना हो। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने नागवंश की राजकुमारी, नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह किया। कुबेर नागा के साथ विवाह किया, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना विवाह किसके साथ किया था? तो इन्होंने अपना विवाह नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा थी उनके साथ किया था। इससे क्या हुआ कि चंद्रगुप्त द्वितीय का नागवंश से एक अच्छा संबंध स्थापित हो गया। जब संबंध स्थापित हो गया तो क्या हुआ कि इनकी सीमा नागवंश के शासकों से सुरक्षित हो गई। अब कभी भी मदद पड़ेगी, कभी भी युद्ध में हानि हो रही होगी, तो जो नागवंश के शासक है वो इनकी मदद करेंगे, क्योंकि ये उनके दामाद बन गए हैं। तो ये है वैवाहिक नीति। जो आप अकबर के बारे में पढ़ते हैं, मुगलों के बारे में बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया है। तो जो मुगल शासक थे उन्होंने किससे सीखा था ये सारी चीज़ें? वो इन्हीं से सीखे थे, चंद्रगुप्त द्वितीय से ही। देखिए अकबर भी यही करेगा कि भारत में हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों से क्या करेगा, सबके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेगा और साम्राज्य की शक्ति को बढ़ाएगा। तो उसने कहाँ से सीखा था? उन्होंने भारतीय इतिहास को पढ़कर ही सीखा था। चाहे आप हर्यक वंशीय बिंबिसार की बात करिए, चाहे आप गुप्त वंशीय चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की बात करिए, इन्होंने ही सर्वप्रथम क्या किया था? वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया था और अकबर ने इन्हों से ही समझा था। इसके साथ साथ अकबर के नवरत्न जो आप देखते हैं कि अकबर ने अपने दरबार में नवरत्न रखे थे, वो पहली बार नवरत्न रखने की प्रक्रिया की शुरुआत भी चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही की थी। तो हमारे भारतीय इतिहास में ही ये सारी चीजें वर्णित है। जो बाहर से आए या क्रांता या जिन्होंने यहाँ पर शासन किया, उन्होंने इन्हों से ही सीखा। अकबर कोई अलग से अपना विचार लेकर नहीं आए थे, उन्होंने भारतीय शासकों के इतिहास को जानकर अपने दरबार में नवरत्नों को रखा था, जिस तरीके से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने दरबार में नवरत्नों को रखा था। तो ठीक वैसे तरीके से हमारी संस्कृति क्या है, बहुत ज़्यादा महान है और इससे सभी लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो हम टॉपिक यहीं पर कर रहे थे कि इन्होंने कुबेर नागा के साथ विवाह किया। ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। इसके साथ साथ चंद्रगुप्त द्वितीय की एक पुत्री थी, आप लिखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री। इनकी पुत्री का क्या नाम था भैया? तो इनकी पुत्री का नाम था प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त। मैंने आपको बताया था कि प्रभावती गुप्त ने पूना में ताम्रपत्र अभिलेख लिखवाया था। तो वो वाली प्रभावती गुप्त जो थी, जिनके अभिलेख में श्री गुप्त का वर्णन मिलता है, वो यही है। वो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री हुआ करती थी, प्रभावती गुप्त। और इनका विवाह किसके साथ किया भैया? तो प्रभावती गुप्त का विवाह आप देखेंगे तो प्रभावती गुप्त का विवाह किसके साथ हुआ था? तो आप देखेंगे इनका विवाह वाकाटक वंश के शासक, वाकाटक वंशीय शासक रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था। द्वितीय के साथ किया, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और इससे क्या हुआ, चंद्रगुप्त द्वितीय का जो संबंध था वो वाकाटक वंशों के शासकों के साथ भी बन गया। अब क्या हुआ कि जब भी युद्ध होगा तो ये भी मदद करेंगे, रिश्तेदार बन गए तो सीमा सुरक्षित रहेगी। वाकाटक वंश से ये डर नहीं रहेगा कि वो मतलब इनके वंश में या इनके साम्राज्य में, गुप्त साम्राज्य में आक्रमण कर दें। तो देखिए कितने बुद्धिमान शासक थे, इसीलिए इन्हें महंतम शासकों की श्रेणी में रखा गया है। गुप्त काल को इसीलिए स्वर्ण काल कहा गया कि यहाँ के शासक भी बहुत ज़्यादा विद्वान थे। जैसे मौर्यों में महान शासक थे, वैसे यहाँ पर थे। हालांकि यहाँ पर सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक विकास बहुत ज्यादा हुआ इस काल में। तो आप देखेंगे वाकाटक वंशीय शासक रुद्रसेन द्वितीय, ये भी कंफ्यूज ना होइएगा, अभी मैंने आपको पढ़ाया था रुद्रसिंह तृतीय। तो रुद्रसिंह तृतीय जो है भैया, ये शक वाले शासक हैं, ये शक शासक हैं। इन्होंने तो आक्रमण किया था। और जो रुद्रसेन है ये वाकाटक वंश के शासक हैं, रुद्रसेन। तो भैया यहाँ पर क्या है, सिंह है
और यहाँ पर सेन है, ये बात ध्यान रखिएगा। विवाह हुआ था रुद्रसेन द्वितीय के साथ, ये वाकाटक वंश के शासन थे, और रुद्र सिंह जो थे वो शक शासक थे जिन्होंने रामगुप्त के समय में आक्रमण किया था। ये बात मैं जो कंफ्यूजन है वो क्लियर करता हुआ चलूंगा जहां पर आपको दिक्कत हो सकती है। अब मैं बात करूं आगे की चीज़ों के बारे में, तो मैंने आपको बताया इतनी चीज़ों के बारे में। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय का एक पुत्र था, चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, इनके पुत्र का नाम क्या था? कुमारगुप्त। इनके पुत्र का नाम था कुमारगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम। प्रथम इसलिए है क्योंकि इसी वंश में कुमारगुप्त द्वितीय नाम का शासक भी होगा, इसलिए आप इसे ध्यान रख सकते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था कुमारगुप्त प्रथम। और अगर मैं कुमारगुप्त प्रथम की बात करूं तो इनका विवाह किसके साथ किया गया था? तो इनका विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय ने कदम्ब वंश के शासक, कदम वंश एक था तो कदम वंशीय शासक काकुत्स वर्मन, ये नाम ध्यान रखिएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने पुत्र कुमारगुप्त का विवाह काकुत्स वर्मन जो कदम वंशीय शासक थे, इनकी पुत्री के साथ किया था। काकुत्स वर्मन की पुत्री के साथ किया। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने पुत्र कुमारगुप्त प्रथम का विवाह कदम वंशीय शासक काकुत्स वर्मन की पुत्री के साथ भी किया था। इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी, नोट करिए। आगे की चीजों के बारे में फिर बात करते हैं। चलिए बात करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में। मैं इसे रेज कर देता हूँ। उम्मीद है आपको इतनी चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी। देखिए, हर चीज़ हम बेहतर तरीके से समझते हुए चलेंगे, कोई भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें हम बेहतर तरीके से समझेंगे। इतिहास थोड़ा बड़ा है, स्टूडेंट्स कई कमेंट कर रहे थे कि इतिहास सर बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन एक बार आप पढ़ लेंगे ना तो इतिहास में क्या है कि कोई चीज़ बदलनी नहीं है, कोई चीज़ बदलेगा नहीं। राजनीति में है कि हो सकता है कल कोई और अधिनियम आ जाए या कोई और अमेंडमेंट आ जाए, संशोधन अधिनियम आ जाए, तो आपको फिर से पढ़ना होगा। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय आ चुके हैं, अब उनके बारे में कोई जानकारी एक्स्ट्रा नहीं ऐड होगी, यानी कि जो होना था वो हो चुका है। इतिहास पुरानी बातें ही हैं, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा कि चेंज हो गया, नई चीज़ें आ गई, तो ऐसा मुश्किल है इतिहास में। इसलिए ये एक बार आप इसे तैयार कर लेंगे ना तो कुछ अपडेट ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, इतिहास ज़्यादा बदलता नहीं है। ओके, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। इतिहास एक बार पढ़ लेंगे, और सभी सब्जेक्टों में क्या है कि अपडेट होता रहता है हर साल, यानी कि आज कोई लंबा पुल कोई दूसरा है, कल कोई दूसरा लंबा पुल बना दिया गया सरकार के द्वारा, तो उसे आपको याद करना होगा। आज कोई लंबी मूर्ति जैसे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी है, कल कोई और बन जाए, कोई और देश इससे बड़ी मूर्ति बना दे तो उसे याद करेंगे कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, वो वाली है। तो ऐसे ही ये अपडेट होते रहते हैं, लेकिन इतिहास ज़्यादा अपडेट नहीं होता, इसमें कुछ नहीं बदलना है, जो होना था वो हो चुका है, तो ये ध्यान रखिए। ओके, इसलिए ये क्या है, ये उतना आप पढ़ लेंगे, थोड़ा देर लगता है पढ़ने में, लेकिन एक बार पढ़ लेंगे तो फिर हमेशा के लिए आपको तैयार हो जाएगा। अगर मैं बात करूं आगे की चीज़ों के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे, तो आप लिखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी नवरत्न। ये बात ध्यान रखिएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय सर्वप्रथम दरबार में नवरत्न रखने की शुरुआत इनके द्वारा ही की गई थी। कई लोग अकबर को ही कहते हैं, तो अकबर ने इन्हीं से ही सीखा था, क्योंकि भारतीय इतिहास में यह घटना पहले भी हो चुकी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही पहली बार क्या किया था, नवरत्नों को रखा था। अगर मैं बात करूं तो आप यहीं पर जान जाएंगे कि काहे गुप्त काल को हम स्वर्णिम काल कहते हैं, क्योंकि इसके दरबार में बहुत सारे विद्वान थे, विद्वान वैज्ञानिक खगोल शास्त्री बहुत लोग थे, इसलिए स्वर्णिम काल कह दिया जाता है। बहुत ज़्यादा विकास हुआ। आवाज़ में दिक्कत आ रही है इसलिए मैं फंस जा रहा हूँ कई चीज़ें बोलने से, तो उसके लिए माफ़ करिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी नवरत्नों की बात करें तो इनके दरबार में कौन नवरत्न थे भैया, तो सबसे पहला नाम आता है कवि कालिदास, महाकवि कालिदास।
महाकवि कालिदास के बारे में मैंने आपको बताया था, शुरुआत में ही इनके रचनाओं के बारे में बताया था। मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, ऋतुसंहार, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। मालविकाग्निमित्रम इनकी रचनाएं, इन्होंने महान रचनाएं लिखी। तो भैया कालिदास महान विद्वान जो थे, महाकवि कालिदास जिन्हें कहा जाता है, सबसे प्राचीन संस्कृत कवि के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में हुआ करते थे। इसके बाद मैं बात करूं वाराह मिहिर नाम के विद्वान एक खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने बताया था गुरुत्वाकर्षण के बारे में, इन सब की चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया था। वाराह मिहिर ने खगोल के बारे में कई चीज़ें बताई थी, जैसे सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई थी। तो एक महान खगोल शास्त्री थे, कौन? वाराह मिहिर। तो इनकी भी जानकारी, या आप कहेंगे ये भी इनके नवरत्नों में शामिल थे। एक महान वैद्य धनवंतरी नाम के वैद्य इनके दरबार में हुआ करते थे, दरबारी नवरत्न में आते थे। कौन भैया? तो धनवंतरी जो थे वो भी इनके दरबारी नवरत्न थे। किनके? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। इसके बाद मैं बात करूं तो छपड़क, फिर मैं बात करूं तो घटकर पर, ये सारे बहुत ज्यादा विद्वान थे। अमर सिंह, सातवां वैताल भट्ट। अच्छा, आपने बचपन में कहानियां बहुत ज़्यादा सुनी होगी, या आपने कार्टून देखा होगा। जो कार्टून शो होते हैं तो उसमें आपने देखा होगा, एक जब मैं छोटा था तो लगभग आता था एक बिग मैजिक करके एक क्या आता था, टीवी चैनल आता था, बिग मैजिक। अभी भी आता होगा, अब तो देखता नहीं हूँ, अब तो मोबाइल में ये सभी फंसे रहते हैं। तो अगर मैं बात करूँ पहले के समय की, जब मैं छोटा था, अरे बहुत ज़्यादा पुराना नहीं, लगभग 7 से 8 साल पहले की मैं बात करूं, या 9 साल पहले की बात करूं, या और कम 5-6 साल पहले की बात करूं, जब मैं गांव रहा करता था, तो वहां पर एक चैनल आता था भैया, बिग मैजिक नाम का सीरियल आता था। तो उसमें एक कार्टून आता था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था विक्रम और बैताल। तो ये जो बैताल हैं, आपने सुना होगा, कंधे पर लदे होते हैं, कहानी कहते हैं कि कोई कहानी सुनाओ। विक्रमादित्य से कहते हैं कि कोई कहानी सुनाओ। तो जो विक्रमादित्य हैं वो चंद्रगुप्त द्वितीय ही हैं, ये विक्रमादित्य। और जो बैताल भट्ट मैंने बताया वो यही बैताल है। ओके, तो आपने कार्टून तो देखा होगा कि बिग मैजिक पर आता था विक्रम और बैताल। अगर आपने देखा होगा, कहीं पर देखा होगा, बहुत सारे कार्टून बने, कहानियां बनी हैं, आपने विक्रम और बैताल की कहानियां सुनी होंगी, तो वो यही विक्रम और बैताल हैं, क्योंकि इनके दरबार के नवरत्न में आते थे। ओके, तो मैं थोड़ा रिलेट कर देता हूं आपको कि आप समझ जाएं अच्छे तरीके से। इसके साथ साथ मैं बात करूं भैया, तो इतने हुए कालिदास, वाराह मिहिर, धनवंतरी, छपड़क, घटकर पर, अमर सिंह, बैताल भट्ट, वर्रुचि। और कौन है भैया? तो यहाँ पर मैं बात करूँ वर्रुचि, ये तो 8 हुए। वर्रुचि नाम के जो थे विद्वान, वो भी इनके दरबार में रहा करते थे, जिनका नाम था वर्रुचि। तो ये 8 हुए। एक कौन बच रहे हैं? कालिदास, वाराह मिहिर, धनवंतरी, छपड़क, घटकर पर, अमर सिंह, वर्रुचि, और एक विद्वान थे 9 शंकु नाम के विद्वान, शंकु। तो ये दरबारी नवरत्न हुआ करते थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि ये दरबारी दरबारी नवरत्न हुआ करते थे। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अच्छा, मैं बात करूं कुछ और चीज़ों के बारे में, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। यहीं से लाइन खींच देते हैं और आगे की चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अगर मैं बात करूं आगे की चीज़ों के बारे में, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में फाहियान नाम का विदेशी यात्री आया। फाहियान नाम का चीनी यात्री आया। आपसे पूछा जाए कि
फाहियान नाम का जो चीनी यात्री था वो किसके शासनकाल में आया था? तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, जो गुप्त वंशीय शासक थे। अगर मैं बात करूं तो ये कहां से आया था भैया? तो ये चीन से आया था। चीन से आप देखेंगे, चीन से मध्य एशिया से होते हुए यह पेशावर के रास्ते से स्थल मार्ग से भारत आया था। यानी चीन तथा मध्य एशिया से होते हुए फाहियान जो था वो चीन, मध्य एशिया तथा पेशावर, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, पेशावर से होते हुए स्थल मार्ग द्वारा, यानी कि पैदल यात्रा या स्थल मार्ग, जमीन पर चलकर स्थल मार्ग द्वारा भारत में 399 ईस्वी में आया। 399 ईस्वी में आया। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि ये 399 ईस्वी में भारत आया था। अगर आप देखेंगे तो ये 414 ईस्वी में भारत से वापस चला जाएगा। आप कहेंगे कि 414 ईस्वी में बंगाल के ताम्रलिप्ति बंदरगाह से श्रीलंका होते हुए गया तथा पूर्वी द्वीपों से होकर चीन वापस लौट गया। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि भैया 399 ईस्वी में फाहियान नाम का एक चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कहाँ पर आता है? तो भारत में आता है और वह यहाँ पर सारी चीजें घूमता है। फिर 414 ईस्वी में ये बंगाल के एक ताम्रलिप्ति नाम का बंदरगाह हुआ करता था बंगाल में, वहां से होकर ये श्रीलंका जाता है और फिर वहां से पूर्वी द्वीपों से होकर पुनः चीन वापस लौट जाता है। इसके बारे में कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए, तो मैं इसे इरेज कर देता हूं, फिर हम आगे की चीज़ों के बारे में बात करते हैं। इतनी चीज़ें मैं इरेज कर देता हूं जो नवरत्नों के बारे में मैंने आपको बताया, और कि स्पेस बच जाए तो हम कुछ चीज़ें जान लें। तो इसकी एक पुस्तक थी भैया जिससे परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इसकी पुस्तक का क्या नाम था। तो भैया फाहियान भैया जो थे इनकी एक पुस्तक हुआ करती थी, ये आधा हा लिखा हुआ है फाहियान। तो फाहियान की एक पुस्तक हुआ करती थी जिसका नाम क्या था भैया? तो फाहियान की पुस्तक हुआ करती थी जिसका नाम था फो क्यों की। चीनी नाम है तो आपको ध्यान रखना होगा, थोड़ा अजीब नाम है लेकिन आपको ध्यान रखना है कि फाहियान की पुस्तक का क्या नाम था? तो फो क्यों की। ये आपको ध्यान रखना है कि फाहियान की पुस्तक का क्या नाम था? फो क्यों की। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इसने एक पुस्तक लिखी और इसी में भारत के बारे में या गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। मैंने आपको बताया था कि साहित्यिक स्रोत में बताया था कि फाहियान की एक पुस्तक है फो क्यों की। इससे क्या पता चलता है? गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है, गुप्त काल की जानकारी क्योंकि वह गुप्त काल में भारत में आया था, तो गुप्त काल में उसने भारत की दशा, यहाँ की स्थिति के बारे में वर्णन किया है। क्या क्या वर्णन किया है भैया? तो अपनी पुस्तक में फाहियान ने क्या बताया? तो आप लिखेंगे फाहियान का वर्णन, यानी कि फाहियान ने गुप्त काल के बारे में क्या क्या जानकारी दी। तो आप लिखेंगे कि फाहियान ने बताया कि जो गुप्त काल था वो उसमें समाज यानी कि जो जनता थी बहुत ज़्यादा समृद्ध तथा प्रसन्न थी। इसने बताया कि जनता, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, जनता समृद्ध तथा प्रसन्न थी। यानी कि फाहियान का वर्णन था कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में
जो जनता थी बहुत ज़्यादा प्रसन्न थी, यहाँ पर सुख समृद्धि व्याप्त थी। इससे भी पता चलता है कि गुप्त काल को स्वर्ण काल इसीलिए कहा गया क्योंकि सभी लोग बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे। इसने बताया कि मध्य देश में, जो भारत का मध्य देश है, मध्य देश या गुप्त काल का, गुप्त साम्राज्य का जो मध्य वाला एरिया है मध्य देश, तो आप कहेंगे मध्य देश जो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का क्षेत्र है वो मध्य देश में आता है गुप्त काल के या गुप्त साम्राज्य के मध्य देश में। क्या आता है भैया? तो जो उत्तर प्रदेश और बिहार और ये गुप्त मध्य प्रदेश का क्षेत्र है यही मध्य देश में आता है। तो आप कहेंगे इसने बताया कि मध्य देश में ब्राह्मण रहते थे, ब्राह्मण रहते थे, यानी कि गुप्त काल में आप देखेंगे ब्राह्मणों की संख्या ज्यादा थी। आप कह सकते हैं कि ब्राह्मणों का गुप्त काल में वर्चस्व था, इस बात की जानकारी मिलती है। या आप कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय, क्योंकि ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, तो आप कहेंगे कि मध्य देश में जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे इनके शासनकाल में ब्राह्मणों का उत्कर्ष ज्यादा था, चरमोत्कर्ष था। अगर मैं बात करूं आगे की चीजों के बारे में तो आप देखेंगे इसने बताया कि पाटलिपुत्र में अशोक का महल है। फाहियान ने क्या बताया कि पाटलिपुत्र में, ये इसने पटना को भी घूमा था, तो इसने बताया कि पाटलिपुत्र में अशोक का महल स्थित है, अशोक का महल स्थित है, महल स्थित है। यानी कि फाहियान ने जब पटना को घूमा तो उन्होंने एक महल को देखा जिसे वहां के लोग कह रहे थे कि ये मौर्य साम्राज्य के शासक अशोक का महल है। इसने कहा कि अशोक का महल स्थित था जो बहुत ज़्यादा सुंदर था। पटना में जो पाटलिपुत्र में जो अशोक का महल है बहुत ज़्यादा सुंदर है और यहाँ पर क्या है, इस महल को देवी देवताओं ने बनाया है। यानी कि इसने अपनी पुस्तक में लिखा कि इस महल को यानी कि ये इतना सुंदर है कि इस महल को देवी देवताओं ने बनाया है, देवी देवताओं ने बनाया है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इसने यह वर्णन किया। इसके साथ साथ इसने बताया कि मृत्यु दंड के स्थान पर गुप्त काल में क्या था, आर्थिक दंड का प्रावधान था। यानी कि मृत्यु दंड के स्थान पर, मृत्यु दंड यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में मृत्यु दंड के स्थान पर आर्थिक दंड का प्रावधान था, ये बात आप ध्यान रखेंगे कि मृत्यु दंड के स्थान पर आर्थिक दंड का प्रावधान था। किसमें भैया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, या आप कह सकते हैं कि गुप्त काल के शासनकाल में, गुप्त वंश के साम्राज्य में लोग अगर कोई गलती करते थे तो उन्हें मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था, उसके जगह पर उन्हें आर्थिक दंड दिया जाता था। यानी कि जैसे आपने कोई चोरी कर ली तो आपको मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा, सजा नहीं सुनाई जाएगी, उसके स्थान पर आपसे क्या किया जाएगा, रुपया लिया जाएगा, आर्थिक दंड लिया जाएगा। तो इससे ये भी पता चलता है कि क्या गुप्त काल में रुपए की कमी थी, पता नहीं, लेकिन इतिहासकार ये भी मानते हैं कि गुप्त काल में हो सकता है कि रुपए की कमी हो, क्योंकि सोने के सिक्के आना बंद हो गए थे, लोग चांदी तांबे के सिक्के चलाया करते थे। तो ऐसे मतलब धीरे धीरे क्या हुआ, सोने की कमी होने लगी थी। तो ऐसे ही पता चलता है कि इस समय क्या था कि आर्थिक दंड का प्रावधान था, कुछ नया रूल रहा होगा, इसलिए क्या किया जाता था, मृत्यु दंड के स्थान पर आर्थिक दंड दे दिया जाता था। इसके साथ साथ जो क्रय विक्रय था वो कौड़ियों के रूप में होता था। क्रय विक्रय, गुप्त काल में क्रय विक्रय, जो जनता थी वो सामान का खरीदती थी या बेचती थी, किसमें, कौड़ियों के रूप में। एक तरह की करेंसी होती है, या आप कह सकते हैं रुपया होता है एक तरह का, जैसे रुपया होता है ना वैसे ही कौड़ियों के रूप में इसने भैया किसकी यात्रा की थी, तो इसने श्रावस्ती, बौद्ध गया, नालंदा और क्या भैया, तो आप कहेंगे वैशाली आदि की यात्रा की, इसने जब श्रावस्ती की यात्रा की थी तो उसने श्रावस्ती को बहुत महान स्थल, पवित्र स्थल बताया था, बहुत सुंदर स्थल बताया था।
तो ये सारी चीज़ें थी जो फाहियान ने वर्णन किया था। 414 ईस्वी में ये क्या किया था, यहाँ से वापस लौट गया था। तो इतनी चीज़ें थी गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। आप लिख लीजिएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, शासनकाल में ब्राह्मणों का वर्चस्व था, या ब्राह्मणों का चरमोत्कर्ष कह सकते हैं, या वर्चस्व था, ये बात आप लिख लेंगे। तो एक महान शासक था और जिसके बारे में आज हमने बेहतर तरीके से समझा है। उम्मीद है आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। बेहतरीन तरीके से चंद्रगुप्त द्वितीय को हमने समझ लिया है। अगली वीडियो में फिर हम कुमारगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।